आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट नंबर 4 की। हमने जैसा कि पिछला 3 वीडियो बनाया था, 3 पार्ट बना रखा है। आज हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो आंकिक प्रश्नों के लिए सूत्र होता है हमारा दर्पण के लिए, उसका हम निगमन देखेंगे। पहले देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण M1 M2 बना रखा है, जिसका P बिंदु ध्रुव है बीच में, और उसके P से B तक एक मुख्य अक्ष खिंचाया और AB वस्तु को रखा है। जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है कि माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी BP और इसी को हम कह सकते हैं स्मॉल u। इस पूरे दूरी को हम कहेंगे स्मॉल u। और एक ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा P बिंदु ध्रुव है, इससे प्रतिबिंब जो बना हमारा a' b', इसके बीच की दूरी को हम कहेंगे v। v क्या दिखाता है? प्रतिबिंब की P ध्रुव से दूरी। और दर्पण की फोकस दूरी pf। दर्पण की फोकस दूरी जो pf, इसको हम स्मॉल f बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल f बोलते हैं। ये दिखा दिया मैंने। और फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC जो है हमारा r होता है। वक्रता त्रिज्या r यानी कि जो हमारा केंद्र है, इस दर्पण को अगर हम एक गोलाकार मानते हैं आकृति का, तो यहाँ पर जो हमारा केंद्र बिंदु आता है और इनके बीच का दूरी हमारा बन जाता है कैपिटल R, जिसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जिस प्रकार से हम किसी सरल वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त का केंद्र यहाँ होता है, तो अब ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हम कहते हैं R, त्रिज्या। उसी प्रकार से अब हम इसे भी जब मानेंगे कि एक हमारा पहले रहा होगा वृत्त, कोई गोली दर्पण रहा होगा, इसे काट करके अवतल दर्पण बनाया गया है, तो यहाँ से परिधि ये हो गई और यहाँ पर केंद्र बिंदु, तो इनके बीच की दूरी हम कहेंगे कैपिटल R, जो कि हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। फिर हमने दोस्तों बिंदु M से, जो हमारा बिंदु M है, यहाँ से मुख्य अक्ष पर जो BP मुख्य अक्ष है, उस पर एक लंब MN डाला, और ये MN हमारा किसके बराबर हुआ? AB के बराबर। हमारा जो MN है यह AB के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा है कि MN किसके बराबर होगा? AB के बराबर। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज B'A'C, त्रिभुज BAC तथा B'A'C, ये त्रिभुज हम बात कर लेते हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। ये दोनों त्रिभुज देखने में हमारे एक जैसे दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। तो हमने इनको लिख दिया कि कोण ABC बराबर कोण A'B'C बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। हमारा जो बीच वाला B है, दोनों में क्या है? बीच वाला B और इस वाले में B', दोनों में क्या है? 90 अंश समकोण है। और हमने लिख दिया कोण BCA। अब इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखते हैं। BCA हमारा जो C एंगल है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का भी जो C एंगल है, वह आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं और कोण भी शीर्षाभिमुख के नियम से बराबर होंगे। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में समरूपता क्या है। दोनों एक जैसे समरूप दिख रहे हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं शीर्षाभिमुख का नियम कि जब हमारा कोई भी त्रिभुज का दो कोण, कोई दो त्रिभुज दिया है, उनके दो कोण जब आपस में बराबर हो तो वह पूरा त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो समरूपता के नियम से देख लेते हैं। जो समरूप त्रिभुज का नियम है वो AB बटा के A', जो हमारा AB है उसके बटा A', और बराबर BC बटा के B', BC जो हमारा BC है, ये लाइन है, उसके बराबर क्या होगा? B', तो लिखेंगे AB बटा के A', बराबर BC बटा के B'। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं इसको। फिर हमने लिखा कोण MNF, कोण MNF, ये वाला हमने एंगल बोल दिया। अब देखिए ये वाला एंगल MNF है, और इसी के समरूप में हमारा एंगल कौन सा होगा? A', और F। यहाँ फोकस पे हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा, एक जैसा होगा। इसलिए हमने कहा कि MNF का कोण और A', का कोण, यानी MNF का कोण ये कोण और A', का कोण, ये दोनों क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये दोनों क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये कोण जब दोनों बराबर है तो बिल्कुल पिछले की तरह से हमने कोण MFN, अब इनका भी एंगल देख लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जो कि शीर्षाभिमुख कोण नियम से बराबर है। अब देख लेते हैं इसके लिए भी समरूप त्रिभुजों के नियम से। MN बटा के A', जो हमारा MN है, यह
बटा के a डैश b डैश देख लेते हैं, इसके बराबर हो जाएगा बटे के, और बराबर फिर fn बटा के f b डैश। fn जो हमारा fn है वह f b डैश या b डैश f कर सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा हमारा। अब अतः इन दोनों में देख लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन हमारा देख लेते हैं ये। इन दोनों में हमारा जो ab बटा के a डैश b डैश, इनमें भी ab बटा के a डैश b डैश दोनों में क्या मिल रहा है हमारा कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से bc बटे b डैश से, और इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो हमारा इनमें समीकरण सेकंड बनता है, क्योंकि mn के बटा हमने mn के बराबर हमने ab कहा है, mn के बराबर क्या कहा है ab कहा है। तो जहां पर हमारा यहाँ mn था वहां ab लिख लेते हैं, तो ab लिख लेंगे, mn के बराबर ab लिख लेंगे, तो हमारा ab बटा के a डैश b डैश यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये दोनों आपस में बराबर जब होंगे तो कह सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण से लिख देंगे कि bc बटा के b डैश c, bc बटा के b डैश c, bc बटा के b डैश c बराबर fn बटा के f b डैश, fn बटा के f b डैश। इस तरह से हमारा इक्वेशन थर्ड बन जाएगा, इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। अब जैसे इक्वेशन थर्ड हमारा बनेगा तो हम एक इसमें देखते हैं कि अगर हम ऐसा सोचें कि हमारा ये दर्पण जो है इसका द्वार, इसे बोलते हैं द्वार, यानी जहां से पूरा प्रकाश आपतित होता है इसे बोलते हैं द्वार दर्पण का। तो अगर ये द्वार बहुत छोटा हो, एकदम मिनिमम हो, लगभग एक बिंदु के बराबर हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि यदि दर्पण का द्वार बहुत छोटा हो तब जो बिंदु n है वह एकदम ध्रुव के करीब बनेगा, लगभग मान लेते हैं निकट बन जाता है पास में। जब ऐसा होगा घटना तो हमारा जो fn है, जो हमारा fn है यह किसके बराबर है fp के बराबर है। जो fn है यह पूरा fp के बराबर पूरा बन जाएगा, क्योंकि बिंदु n रह ही नहीं पाएगा। इसमें जो बिंदु mn है हमारा ये लाइन है लंब, ये इसी लाइन में मिलता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा हमें आभास होगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि fn बराबर fp, लगभग जो कि हम मान लेते हैं कि इसके निकट आ जाएगा। इसलिए समीकरण थर्ड में फिर fn जहां पे बना था हमारा, fn के बराबर हम लिख लेते हैं pf, क्या लिखते हैं pf या fp बोलते हैं इसको। तो हम समीकरण थर्ड में bc बटा के b डैश c बराबर fp बटा के fb डैश। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हमारा bc बटे के b डैश c बराबर fp बटा के fb डैश। अब इस तरह से हमारा ये बनेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ ये बनने से हमारा फार्मूला नहीं निकल सकता। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि जो हम बीच में ये सब दूरियां मान रखे थे इनको पुट करने के लिए, भरने के लिए हम थोड़ा सा इसको समायोजित करते हैं कि हम bc को और क्या लिख सकते हैं, bc को हम pb माइनस pc लिख सकते हैं। जो हमारा bc था यहाँ, bc हमारा कैसे प्राप्त हो सकता है, हमें जब ये प्राप्त करना है तो इस पूरे में से हम इतना को घटा दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारा bc क्या है, पूरा bc इतना है और bp इतना है, तो पूरे bp में से हम ये क्या घटा लें pc घटा लें, इधर से ये घटा लें, यानी इस पूरे में से इतना घटा ले तो हमें इतना मिल जाएगा। तो हम pb माइनस pc लिख सकते हैं bc के जगह पे। और हम उसी प्रकार से b डैश c यानी b डैश और c हमें ये प्राप्त करना है। तो हमें पूरा पता है कि c और p के बीच की दूरी हमें क्या पता है, कैपिटल R पता है। जो कैपिटल R पता है तो इसको इतना ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लें, इस पूरी दूरी में से ये v वाला दूरी हम घटा दें, यानी v वाले का मतलब जो हमारा प्रतिबिंब का दूरी है ध्रुव से, उसको यदि हम घटा लें pc माइनस pb डैश तो हमारा ये b डैश c प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको pf को नहीं कर सकते, जो हमारा pf है ये दूरी, इनके बीच कोई दूरी नहीं बन रहा है, कोई वस्तु नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम pf को वही रख लेते हैं। अब fb डैश जो हमारा fp या pf है वो वही रहेगा, और हम fb डैश को भी चेंज कर सकते हैं, pb डैश माइनस fp, pb डैश माइनस fp ये कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 4 बना लेंगे, यहाँ से इक्वेशन 4 बना हुआ है। अब हम चूंकि देखते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वह दर्पण के, अगर हम दर्पण पे चतुर्थांश खींच दें ऐसे, ये हमारा चतुर्थांश है, इधर से यक्ष बोल दें, इधर यक्ष डैश बोल दें, इधर से y बोल दें, इधर y डैश बोल दें। तो जब भी किरणें यक्ष की ओर आपतित होती है तो हमेशा धनात्मक चिन्ह लेते हैं, यक्ष की ओर जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव धनात्मक कहेंगे, y की ओर भी जाएंगे किरणें तो भी धनात्मक होगा, और बाकी यक्ष डैश या y डैश की तरफ आएंगे तो हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा वस्तु कहां पर था, वस्तु हमारा इधर यक्ष डैश की तरफ था, तो हम कहेंगे दर्पण के ध्रुव
P से यह बाईं ओर है, जब बाईं ओर है तो हम कहेंगे इसको कि क्या है हमारा ऋणात्मक है। क्या हो जाएगा हमारा जो हमारा u है वो क्या हो जाएगा माइनस u यानी ऋणात्मक बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। और बोला कि सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में, सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं, अतः ये सभी ऋणात्मक होंगी। अब देख लेते हैं कि जो हमारा BP है, जो हमारा B बिंदु से P तक के बीच की दूरी है उसे भी कह रहे थे हम वस्तु की दूरी उसे कह रहे थे वस्तु की दूरी को हम माइनस u ले लेते हैं। और B डैश P जो है कि प्रतिबिंब की दूरी थी, प्रतिबिंब की दूरी को भी कह रहे थे तो उससे माइनस भी ले लेंगे, क्योंकि ये भी बाईं ओर ही है, दर्पण के बाईं ओर ही है। और PF बराबर माइनस f ले लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण के लिए फोकस हमारा होता है, फोकस f होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस होता है हमेशा प्लस होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जब रहेगा तो हमारा आभासी उधर की ओर गोला बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ माइनस f हो जाएगा PF। और PC जो हमारा वक्र त्रिज्या 8 है ये भी माइनस होगा, और माइनस r के बराबर है माइनस 2f कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो r होता है वह f का क्या होता है 2 गुना होता है। यानी हम फार्मूला पढ़ते हैं r बराबर 2f, ये f बराबर r/2 पढ़े होंगे। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध के लिए सूत्र होता है। अब इसे हम इक्वेशन 4 में ये सब मान जो है हम भर देते हैं। जो हमारा समीकरण 4 बना हुआ था इसमें क्रमशः ये सभी मान हम उसमें पुट कर देते हैं। जब हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि BP के जगह पे हमारा PB या BP कर सकते हैं, BP के जगह पे हमारा माइनस u बन जाएगा। और चिन्ह के साथ भरेंगे, जो हमारा चिन्ह हमने लगा रखा है माइनस माइनस माइनस, सभी जगह माइनस के साथ भरते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। जब ये प्राप्त होता है तो इसे थोड़ा सा हम हल करते हैं और हल करते हैं प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारा बन जाता है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पे हमें ये लाइन प्राप्त होता है। जब ये लाइन प्राप्त होगा तो हम इसे हल करेंगे, पक्षांतर करके हल करेंगे तो फिर हमें ये प्राप्त होगा uf प्लस vf बराबर uv। ये जैसे ही प्राप्त होगा तो हमें देख लेते हैं कि हमें ज्ञात करना था ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला लाना था। तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं सभी पक्षों में, दोनों पक्षों में UVF से भाग कर देते हैं। सभी पक्षों में, दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर क्या पाते हैं कि 1/f, जो कि यहाँ पर 1/f बनेगा और यहाँ पे 1/u बनेगा और यहाँ पे 1/v बनेगा। इसी को हमने पलट करके ये सिद्ध कर दिया। और यहाँ पे फार्मूला ये हो जाएगा अवतल के लिए, ये हो जाएगा अवतल के लिए। उत्तल के लिए भी यही आता है और उत्तल का निरूपण भी इसी प्रकार से होता है, बस फिगर थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कुछ विशेष नोट में लिख रखा है आंतरिक प्रश्न के लिए, ये जहां तक कि आपको समझ में आया होगा। हमने अवतल दर्पण का निरूपण कर दिया, जो अवतल दर्पण के लिए फार्मूला होता है, और उत्तल के लिए भी यही होता है। अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए यही एक ही फार्मूला होता है दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए यही फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। बस इसमें चेंजिंग क्या होता है कि अवतल दर्पण के लिए हमारे कुछ नियम अलग होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब ज्यादा मात्रा में वास्तविक यानी रियल इमेज बनता है, और उत्तल में क्या होता है कि इसमें ज्यादा मात्रा में या कह सकते हैं सभी आभासी यानी इमेजिनरी बनते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आंतरिक प्रश्न के लिए हम देख लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है। हमने विशेष में लिख रखा कि अवतल दर्पण के लिए जो f होता है हमेशा क्या होगा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण के लिए जो f फोकस दूरी होगा वो हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव होगा, और जो u होगा वो भी क्या होगा हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि दर्पण के हमेशा बाईं ओर ही वस्तु रखेंगे, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर रखेंगे तभी बाईं ओर से प्रकाश आपतित होगा। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको कि दर्पण जब भी होगा ऐसा हम रखेंगे कि हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखना होगा, क्योंकि बाईं ओर रखेंगे वस्तु तभी वस्तु से प्रकाश किरणें आपतित होकर के दर्पण पे पड़ेंगी। और इसके लिए जो हमारा भी यानी प्रतिबिंब की स्थिति है वह निगेटिव होगी। निगेटिव कब होगी? ऋणात्मक कब होगी? जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा रियल इमेज, तो हमेशा हम देखेंगे कि हमारा दर्पण के बाईं ओर ही कहीं बनेगा, दर्पण के कहीं बाईं ओर ही आकर के वो बन जाएगा। और वक्रता त्रिज्या r भी हमारा क्या होगा निगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण के लिए। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि हमारा कभी कभी भी धनात्मक बनने लगता है अवतल दर्पण में भी, तो कब बनता है? जब हमारा प्रतिबिंब क्या बने? आभासी बने। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए हमारा भी पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हम निगेटिव करेंगे।
और यही चीज हमने उत्तल दर्पण के लिए बताया। उत्तल दर्पण के लिए हमारा जो फोकस दूरी है जो f है वो हमेशा धनात्मक होगा, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और जो हमारा u होगा, u भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे। अब इसका बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनती है। जब हमारा प्रतिबिंब क्या बने, आभासी बने, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तब इसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, धनात्मक होगा या पॉजिटिव होगा। अगर कहेंगे कि वास्तविक इसमें बन रहा है तब वो निगेटिव हो सकता है। जब वास्तविक बनेगा तब कह सकते हैं कि निगेटिव हो सकता है। और इसका वक्रता त्रिज्या भी हमारा धनात्मक ही बनेगा, क्योंकि हमारा कुछ ये होता है उत्तल दर्पण, इस प्रकार से बनता है। तो ये हम देखते हैं कि हमारा डायरेक्ट इधर की ओर गोला बन रहा है, इधर की ओर गोला बन रहा है, तो इसका हमारा वक्रता केंद्र भी इधर होगा और फोकस बिंदु भी इधर ही होगा हमारा F और C। तो जब इधर का गोला बन रहा है तो हम वस्तु को हमेशा तो इधर ही रखेंगे, वस्तु को इधर रखेंगे तो प्रकाश किरण इधर से जा करके आपतित इधर हो जाएंगे, इधर की ओर हो जाएंगी। लेकिन हम इसे डायरेक्ट ले जा करके डायरेक्ट लाइन से मिलाते हैं इस साइड, तब हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी इसमें बन रहा है। तो आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए हम कहेंगे प्रतिबिंब कहीं यहीं इधर कहीं बनेगा, इधर की स्थिति बनेगी। तो हम इसके लिए कहेंगे कि हमारा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो भी हमारा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लीजिए कि हमने निगमन कैसे किया, अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे ढंग से ये भी कर दिया। और इसके लिए मैंने आपको चिन्ह परिपाटी भी शॉर्टकट में समझा दिया है, और इसको एकदम ढंग से देख लीजिए। अभी हम अब ये सूत्र के बाद हम थोड़ा सा आंकिक प्रश्न, एक आध दो प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। थोड़ा दिया है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बने। इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। हमने कहा था कि एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक दो हमने लिया है क्वेश्चन। पहले इस वाले कॉल कर लेते हैं। पहले इन्होंने बोल रखा है हमें कि क्या हो, अवतल दर्पण हो। क्या हो, अवतल दर्पण। बोला कि किसी वस्तु को, कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर, दूरी पूछ रखा है। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी पूछ रखा है। किसकी दूरी, तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से दिखाते हैं। जो स्मॉल यू है वो हमसे पूछ रखा है। पहले ये रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब, यानी लिखेंगे दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से दिखाते हैं, जो क्या है 20 सेमी पर बना है। तो हमने अभी भी आपको दिखाया कि अवतल दर्पण के लिए जो हमारा v होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। v क्या होता है, माइनस। और फिर बोला कि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। जो फोकस दूरी f है वो भी क्या है, -10 सेमी होगा। और u जो आएगा वो भी माइनस आएगा। लेकिन इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ना आभासी बोला है ना वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, तो हमारा दोनों स्थिति में अलग अलग आएगा। हम पहले यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं कि जो हमारा u है वो जब आभासी हो। फर्स्ट देख लेते हैं कि जब प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब आभासी हो तब v बराबर +20 सेमी बनेगा। क्या बनेगा, v बराबर +20। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि अवतल दर्पण के लिए हमारा आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो वहां पर प्लस हो जाएगा। तो +20 सेमी भर के हम फार्मूला से देख लेते हैं, सूत्र से लिखते हैं। सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। तो 1/f की जगह -10 भरना है, 1/v की जगह प्लस में 20 भरना है, प्लस में 1/u करना है। u में ज्ञात करना है, तो इसे इधर ले आते हैं पक्षांतर सूत्र। क्या बनता है हमारे पास, 1/u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/10 इधर आएगा, तो ये भी माइनस में 1/20 ऐसा बनेगा। माइनस में 1/10 पहले से इधर था और ये 10 है, तो इसे देख लेते हैं, हल करते हैं। 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा। और यहाँ से ये 2 बार में डिवाइड होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में 2 फिर माइनस में यहाँ 1, जो कि जुड़ करके ये क्या आएगा, जो कि आएगा -3/20। जब u ज्ञात करेंगे उसे पलट देंगे तो u बराबर आ जाएगा -20/3, -20/3 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा।
ये जब हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। और जब यहाँ पर हम बात करें कि आभासी ना हो क्या हो, वास्तविक हो, आभासी ना हो करके क्या हो हमारा वास्तविक हो, तो सेकेंड स्थिति देख लेते हैं कि जब क्या हो, प्रतिबिंब वास्तविक हो तब भी बराबर -20 ही होगा। तो हम सूत्र से यूज कर लेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें u वाला ज्ञात करना है, तो 1/-10 to 1/-20 और प्लस में 1/u। 1/u को वहीं छोड़ते हैं, माइनस में 1/10 था, ये इधर आएगा तो प्लस में 1/20 होगा। तो हमारा 10 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -2 और यहाँ से +1 1/u। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/20 या u बराबर क्या हो जाएगा 20 सेम 1/u क्या हो जाएगा, देखिए -2 में से एक अच्छा घटेगा तो -1 यहाँ यानी माइनस ही आएगा। यानी दोनों स्थिति में क्या हुआ, u माइनस हुआ। तो हमने आपको बता रखा है कि प्रतिबिंब जब आभासी होगा तो हमारा v पॉजिटिव या नेगेटिव या वास्तविक होगा तो v बदलेगा, परंतु जो u होगा वह हर केस में, चाहे आभासी प्रतिबिंब हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो, दोनों में हमारा माइनस ही होगा। क्या होगा, माइनस ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है और वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक अवतल दर्पण पहले बोल रखा है मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु की स्थिति कहाँ है 36। हमने -36 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए हमने जैसे अभी भी बताया कि यहाँ पर देखिए u हमने निकाल के दिखाया, दोनों स्थिति में क्या हुआ, तो कह रहा है 36 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। जितना दूरी पर वो वस्तु रखा गया उतना ही दूरी पर ये बनता है। तो हम यहाँ भी क्या है, भी रखेंगे -36 ही। क्यों रखेंगे 36, क्योंकि वस्तु जब बाईं ओर रखा गया है तो वस्तु के बराबर दूरी पे हो रहा है तो प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही बनेगा। तो इसमें क्लियर हो रहा है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसलिए हमारा -36 बनेगा, -36 बनेगा। भी और हमारा -36 बनेगा। तो हमसे f ज्ञात करने के लिए बोला, इसमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है और रेखीय आवर्धन यम। तो अब हम देख लेते हैं सूत्र से, इसे सूत्र से लिख लेते हैं, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u। ये 1/f हमें ज्ञात करना है, तो 1/v कितना है -36 ये भी है और प्लस -36 ये भी है। तो 1/f बराबर माइनस में 36 1 बटा और इधर भी माइनस में 1 बटा के 36 36 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36 से ही होगा। ये भी 1 टाइम जाएगा -1 1/f इधर 1/f बराबर -2/36। इसे जब केवल f ज्ञात होगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस में /2। तो ये कट करके क्या जाएगा माइनस में 18 सेम ही रह जाएगा। तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया है थोड़ा देर पहले ही कि जब हमारा अवतल दर्पण होगा तो फोकस जो हमारा होगा हमेशा क्या आएगा, माइनस में। जो फोकस होगा या वो क्या आएगा, माइनस में, निगेटिव आएगा। और जब उत्तल दर्पण होगा तो माइनस में ना करके क्या आ जाएगा, प्लस में, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा फोकस। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा ये। और यहाँ से फिर हम आवर्धन भी बोला है, तो आवर्धन नियम बराबर होता है माइनस में v/u। ये फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ से v और u दोनों प्राप्त है, तो हम आवर्धन भी निकाल सकते हैं माइनस में। और ये क्या है -36 ऊपर भी -36 नीचे भी। तो ये पूरा कट करके क्या जाएगा माइनस में 1, यानी आवर्धन माइनस में 1 आ रहा है। और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के अपेक्षाकृत उल्टा बना है। और 1 का मतलब उसी के 1 गुना बराबर, यानी जितना बड़ा हमारा वस्तु है उतना बड़ा हमारा उसका प्रतिबिंब, यानी वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धन का मतलब ये होता है। ये फार्मूला देख लीजिए। तो आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, पीछे का सब निगमन भी और ये क्वेश्चन भी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए।